गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिसाइड लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी प्यारी सी हैसल रहती है, जो बहुत ब्यूटीफुल सी क्यूट सी हमारी हैसल रहती है, वो बहुत ज़्यादा वरीड रहती है अपनी फैमिली को लेकर, और इसलिए वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा अटेंशन देती है। और फ्लोरा के साथ वो रहती तो है, बट वो फ्लोरा और हैसल दोनों मिलकर फैमिली को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि उसकी फैमिली पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गई है। पर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि शायरा का दिमाग बहुत तेज़ी से और अलग तरीके से और बहुत शार्प माइंडेड तरीके से चल रहा है। उसे कहीं ना कहीं अपनी ही गर्लफ्रेंड की बॉडी लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा रहता है। हालांकि वो अपनी गर्लफ्रेंड मीन सौम्या से प्यार तो करती है, लेकिन वो जब उसके बारे में उसे कुछ चीज़ें पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती है। उसे चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, और वो उसे बहुत अच्छे से बोलती भी है। लेकिन अभी क्या हो सकता है लेकिन वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा श्योर रहती है कि यहाँ पर जो सौम्या है कुछ चीज़ें उससे छुपा रही है। और यही बात अब सौम्या जाकर बताती है फ्लोरा को, और कहती है कि जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से निकलो। हमारा जो काम था, तुमने कहा था बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, अब वो बिजनेसमैन को हो भी चुका है, अब तुम आ जाओ। तो वो कहती है मुझे अस्थि विसर्जित करते हुए आना है, मुझे समय लग जाएगा, और मैं हैसल को इस सिचुएशन में इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लग रहा है। चीज़ें इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती है, हमारी आंखों से कुछ ना कुछ चीज़ें उछल हो रही है। और वो उसे बोलती है कि तुम थोड़ा शांति रखो। पर जब ये वहाँ पर वो बच्चों को संभालती है, सब चीज़ें करती है, उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो लेकर चली जाती है हॉस्पिटल। और यहाँ पर जब गेट ओपन होता है तो फ्लोरा के सामने राजीव खन्ना ड्रंक रहते हैं और बहुत गुस्से से उसके सामने आते हैं। अब उसके आगे यहाँ पर वो फ्लोरा एकदम से देख के बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो उसे बोलता है कि तू मुझसे ये सवाल पूछेगी? हाँ, मेरे घर में आके मुझसे ही ये सवाल पूछेगी? इतनी औकात है तेरी? साली गटर की छाप, ये बता, तू यहाँ पर ना बदला लेने के लिए आई है ना? तूने सिर्फ बदले के लिए किया ना? तूने मेरे बेटे को, साली तूने मेरे बेटे को बदले के लिए मारा। और ऐसे पकड़ के, ऐसे बोलते हुए वो उसकी गर्दन दबाने लगते हैं और उसको एकदम दीवार से रख के उसका गला घोटने लगते हैं। यहाँ पर फ्लोरा चिल्ला रही रहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर उस घर पे सिर्फ 3 लोग थे, जहाँ पर उसकी जो भाभी थी वो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोई थी, बच्चा बेचारा सो रहा था, और ये यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसका इतनी जोर से गला दबाती। तब वहाँ पर जो लैंप रहता है, उस लैंप से वो उसके हाथ पे मारती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए भागते हुए बाहर जाती है। जैसे ही वो भागती है तो राजीव खन्ना अपने ही वही गुस्से के रूप में थे, वो भागते हुए उसके पीछे आते हैं और उसे बोलते, रुक जा, ऐसा मैं तेको जाने नहीं दूंगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जो सीढ़ियों से वो उतरना चाह रही थी, उस सीढ़ी के कोने पे भी वो उसके सर पे बहुत जम के मारते हैं, और यहाँ से उसके सर से पूरा ब्लीडिंग होने लग जाती है, पूरा खूना खून होने लग जाता है, यहाँ पे पूरी खून की धारा बहने लग जाती है। और वो उसको इतनी जम के उसके पैर पे मारते हैं और वो गिर जाती है, और सीढ़ियों से तक वो फ्लोट होते हुए गिरती है। तभी वहाँ से फ्लोरा क्या आती है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया आपको? क्यों मार रहे हो मुझे? तो वो उसे कहते हैं कि तूने मेरे बेटे को मारा और तू इतने शरीफ बन रही है। तभी वो कहती है कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है, वो तो बस मैंने नहीं मारा है, बस इतना बोलती है। और यहाँ पे बहुत इन दोनों के बीच में हाथापाई वगैरह होती है। यहाँ पर जो हमारे राजीव खन्ना रहते हैं वो अपनी गन तक निकाल के यहाँ पर एकदम से सामने के तंग जाते हैं, जिससे बचने के लिए फ्लोरा यहाँ उधर भागती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, जो हमारी हैसल रहती है वो हॉस्पिटल लेके चली जाती है डॉक्टर के पास, और हॉस्पिटल के वहाँ पर जाती है, जाकर ट्रीटमेंट कर रही रहती है। और वहाँ पर ना उसकी मॉम को एडमिट करता है डॉक्टर, कहता है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, और सबसे बड़ी बात है आपकी मॉम ने खाना खाया नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें कंज्यूम नहीं करी है, उनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गई है, उनका तकलीफ़ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, और वो अंदर ही अंदर घुट रही हैं। और अगर ऐसे ही रहता रहा ना तो हैसल आपकी मॉम को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हैसल अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि प्लीज़, मैं अपनी फैमिली में अभी अपने भाई को खो चुकी हूँ, मैं मेरी मॉम को नहीं खोना चाहती हूँ, एंड डॉक्टर प्लीज़ डू एनीथिंग जस्ट के। तो कहते हैं अगर आप इनको घर पर लेके जाओगे
वहाँ पर ये प्रॉपर डाइट नहीं करेंगी, प्रॉपर खाना नहीं खाएंगी। इनके लिए एक वो बहुत बड़ा सा सदमा लगा है अपने बेटे का जाने का, और वो चीज़ वहाँ पर देखते देखते सराउंडिंग में उन्हें बस वही चीज़ याद आ रही है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें तो इनको यहाँ पे प्लीज़ एडमिट कर दीजिए। थोड़े टाइम वो यहाँ पे एडमिट रहेंगी, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर चीज़ें होंगी, हमारे यहाँ की डाइट्स होगी, हमारे यहाँ का खाना पीना होगा, और उनको कई हद तक हर चीज़ से बहुत अच्छे से कोप अप किया जाएगा। बट मैं अभी चाहूँ तो आपको इंजेक्शन लगवा सकता हूँ, सब कुछ लगा कर छोड़ सकता हूँ, आप लेके जा सकती हैं, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर ऐसा ही अगर चलता रहा तो आपकी मॉम की लाइफ थोड़ा सा डेंजरस में आ जाएगी। आप मेरे यहाँ से हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वो बोलती है कि डॉक्टर, एक्चुअली मैं एक टाइम पे 2 जगह कैसे सँभाल पाऊँगी, मैं ये सोच रही हूँ। मुझे एडमिट करने में कोई इश्यू नहीं है, और फॉर दिस मनी पर्पस और एनीथिंग एल्स यू आर थिंकिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन माय डैड एंड वी हैविंग अ गुड थिंग्स। तो मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मतलब एक तरफ मुझे भाभी को भी देखना है, क्योंकि वो भी एक अपने ही है, मुझे नेफ्यू को देखना है, और मैं यहाँ पर आके अपनी मॉम को कैसे देख पाऊँगी। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ आके आपको आपकी मॉम को देखने की ज़रूरत नहीं है। हैसल, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ वेरी वर्नेबल सिचुएशन, बट यहाँ पर आकर आपको आपकी मम्मी को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा स्टाफ है जो हाईली प्रोफाइल्ड स्टाफ है, वो सब कुछ यहाँ पर है, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आप यहीं पर रखिए, पूरी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो आप निभा दीजिए। यहाँ पर जो हैसल रहती है वो अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ को निभाती है, फॉर्म भरती है, एग्री करती है, सब कुछ यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर फ्लोरा पूरे फ्लोर पे भागती है, करती है, चीज़ें दिख रही रहती है, और चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है कि पूरा घर तहस नहस तरीके से होता है। तभी सिचुएशन में फ्लोरा जो रहती है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, तो उसको ऐसा लगता है कि आई नीड अ सम हेल्प, एंड वरना आज तो राजीव खन्ना जो गन निकाल के हैं वो उसको मार ही देंगे। फिर थोड़ी देर में जब वो वहाँ से भागते हुए जाती है तो वो फ़ोन उठाती है, तो उस फ़ोन में फ्लोरा को ना बहुत सारे मिस कॉल मिलते हैं सौम्या के। सौम्या वहाँ से वो सौम्या को फ़ोन लगाती है, और फ़ोन लगाते हुए एकदम से बोलती है, तो मुझे कुछ ज़रूरी बात बताने वाली थी ना, जल्दी बताओ क्या बताई थी। तब उससे वहाँ से सौम्या कुछ ज़रूरी बात फ्लोरा को बताती है, और ये सुनने के बाद वो वहीं पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या ये सही है? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं जैसा तुमने कहा था मैंने पूरी चीज़ पता करी है, और यही चीज़ है। तब वो कहती है कि ठीक है, और बस वो इतना बोलती है, और उसका जो फ़ोन रहता है वहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर जो हैसल अपनी मॉम को पूरे तरीके से एडमिट कर देती है, तो थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से जाती है और फ्लोरा को फ़ोन लगा रही रहती है। फ्लोरा फ़ोन उठा नहीं रही रहती है, फ्लोरा ने फ़ोन साइलेंट पे किया रहता है, क्योंकि उसके रिंगटोन्स की वजह से राजीव खन्ना को मिल जाए। और थोड़ी देर में फ्लोरा के हाथ से गलती से फ़ोन दब जाता है। तब वो वहाँ पर सुनती है कि वहाँ पर एक आवाज़ आ रही रहती है कि वेयर आर यू राइट नाउ, मैं तुम्हें बिल्कुल पकड़ लूँगा, बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ूंगा। तुम अगर सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो सोचना भी मत, मैं तुमसे आज बदला लेके रहूँगा। और ये एक्चुअली होता है कि उसका फ़ोन चालू होकर फ़ोन वहीं पे गिर जाता है, वो भाग रही रहती है। और ये सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फ्लोरा की ये बात सुनने के बाद हैसल वहाँ से चलाती है, हेलो हेलो हैसल, तुम कहाँ पर हो? कौन की? ये तो मेरे डैड की आवाज़ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही रहती है, लेकिन होता क्या है कि कोई भी उस समय उसकी जवाब का आंसर नहीं दे पाता। वहाँ से जाती है, थोड़ी देर में हैसल फ़ोन पर ही रहती है, उसे एकदम से आवाज़ आती है गोली चलने की। और यहाँ पर हैसल का दिल एकदम से बाहर आ जाता है, और उसे डर लगने लगता है कि क्या फ्लोरा नहीं रही, या क्या हुआ है, और ये किस तरीके की आवाज़ है। यहाँ से डर के मारे उसका फ़ोन एकदम से गिर जाता है, और वो उसका डिस्प्ले टूट जाता है, और वो फ़ोन वहीं बंद हो जाता है। हैसल यहाँ से भागते हुए जाती है, और वहाँ के पूरे लोगों को बोलती है कि प्लीज़ मेरी मॉम का ध्यान रखो और मुझे जाना है, और यहाँ से भागते हुए जाती है। पूरे रास्ते भर हैसल के मन में यही रहता है कि फ्लोरा को कुछ हुआ तो नहीं, फ्लोरा विल बी ऑल राइट, फ्लोरा फ्लोरा फ्लोरा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ लगी रहती है, फ्लोरा फ्लोरा फ्लोरा। और जैसे जैसे वो अपने घर के करीब पहुंचती जा रही थी, वैसे वैसे उसके हार्ट बीट और हर चीज़ उसका इतनी तेज़ी से हो रहा था कि उसे डर भी
एक लेवल अप पे लग रहा था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। वो कुछ भी नहीं बोलती है। जैसे वो वहां पर पहुंच जाती है तो वो गेट फटाक से ओपन करती है और भागते हुए जाती है। और जैसी गेट ओपन करती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो एक पल के लिए चुप हो जाती है और वहीं पर ही बैठ जाती है और उसकी आंखें फ्रीज होती है। वो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वो एक आवाज तक निकालकर कुछ बोल नहीं पाती है। वो चुप रहती है, बिल्कुल चुप, एकदम साइलेंट। और उसकी ये चुप्पी देखकर ना सबकी हालत खराब होती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ देखती रहती है। उतनी देर में वहां पर वो जो बच्चा रहता है नींद से उठकर एकदम से भागते हुए आता है और बोलता है, बुआ, बुआ, बुआ। और वो अपने जो उस नेफ्यू को गोदी में लेती है हैसल और सिर्फ देखती रह जाती है। वहाँ का नज़ारा इतना ब्रोकन था कि वो कुछ भी नहीं कहती। तभी वो एकदम से नज़र उठाकर देखती है तो वहाँ पर फ्लोरा खड़ी रहती है और फ्लोरा के हाथ में गन रहती है और इस गन से उसने उसके डैडी को शूट किया रहता है। और उसके डैडी के वहाँ पर शूट करने पर आह, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है और थोड़ी सी फ्रीज होती है। तभी वो बच्चे को बोलती है कि और इतनी देर में जो उसकी भाभी रहती है वो भी उठ के आ जाती है। भाभी तो उठ के नहीं आती है, मतलब भाभी के पास जाती है और वो देखती है कि उसकी भाभी वहाँ पर सो रही है। तो उसकी भाभी को वो हाई डोज वाला इंजेक्शन लगा रहता है जिसमें वो नींद का इंजेक्शन लगा रहता है। वो सो रही रहती है और यहाँ पर वो बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ता है और बोलता है अपनी मम्मी के पास थोड़ी देर बैठो, मैं बाहर से आई हूँ, बेटा बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, आप अंदर ही बैठो। और ऐसे करके वो बच्चे को अंदर ही देकर आ जाती है। फ्लोरा के पास वो आके देखती है तो फ्लोरा की पूरी बॉडी में मार्क्स रहते हैं। उसके सर पे लगा रहता है, उसके हाथ पे लगा रहता है और उसके पूरी गला दबाया रहता है। उसकी पूरी बॉडी ऐसे रहती है और वो उसी तरफ देख के बोलती है, क्या क्या हुआ था? तो वो बोलती है, वो एक्चुअली तुम्हारे पापा मुझको मारने आ रहे थे और और ग, गलती में मेरे मेरे हाथ से गन चल गई। मैं सिलेंडर करती हूँ, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ कि ये जो हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। मैं अभी के अभी फोन लगाती हूँ। और ये बोलते हुए यहाँ से जो फ्लोरा रहती है वो उसके लैंडलाइन पे जाकर फोन लगाने ही वाली रहती है। तभी वहां से हैzel उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मैंने पूछा वो तुम्हें मारने क्यों आ रहे थे, और मारने आ रहे थे या कुछ और करने आ रहे थे? तो यहाँ पर फ्लोरा कुछ नहीं बोलती है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरा के कपड़े रहते हैं वो भी काफ़ी फटे हुए रहते हैं और चीज़ें इस तरीके से लग रही थी कि दैट कि somebody was come to for the rape purpose और समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर तो वो किसी और पर्पस के लिए आए थे। तो हालात थोड़े सही नहीं थे हालांकि। तो यहाँ पर हैसल देखती है कि फ्लोरा काफ़ी डरी हुई है और फ्लोरा अभी कुछ बोल नहीं पा रही है जिसकी वजह से वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो वहाँ से बंदूक लेती है और वहाँ से एक उठाती है हैंकी और हैंकी से पूरे बंदूक के मार्क्स को पोंछती है और अपने हाथ में वो बंदूक रख लेती है और कहती है, मर्डर तुमने नहीं किया है, ये मर्डर मैंने किया है, तुम जाओ यहाँ से। तभी ये बात फ्लोरा यहाँ पर देखती रहती है, उसकी आंखों में से कंटिन्यूस आंसू गिर रहे रहते हैं। उसे बोलती है, नहीं हैसल, हैसल तुमने नहीं किया है ये मर्डर। दिस इज नॉट डन बाय यू, दिस इज एक्चुअली डन बाय मी। आई डिजर्व ऑल दिस थिंग्स। यू हैव टू जस्ट गो। ये तुम्हारी गलती ही नहीं है, तो तुम किस तरीके से अपने सर पे ये सब चीजें ले रही हो? तो उसे कहती है, मैं बताऊंगी ना, सेल्फ डिफेंस में हुआ है। तभी हैzel उसे बोलती है, सेल्फ डिफेंस में हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे ऊपर पहले से ही
राज राज हरीश हरीश के मर्डर का लगा है, रोनित रॉय का मर्डर का लगा है। इस बार तुम्हें तुम्हारी सेल्फ डिफेंस कुछ नहीं होगी। और वो जो कुणाल है ना, वो जो करण है ना, करण, वो वो इतना हरामी है। वो तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की सोचेगा। यहाँ पर डॉन सर बार बार ये कह रहा है कि तुमने उसे फंसाने की कोशिश करी है। अगर ये मर्डर तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम्हें बाकी सारे मर्डरों के लिए भी जबरदस्ती घुसेड़ा जाएगा, और तुम नहीं जानती हो। तुम्हारी लाइफ विल बी हेल एंड दे विल बी पुट योर लाइफ इन इट सो मच स्ट्रगल। तुम नहीं समझ रही हो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। तो तुम जाओ। तो तभी वहां से वो बोलती है, बट तुम क्या कहोगी कि तुमने ये मर्डर क्यों किया? तुम्हारे हाथ से तो कभी कुछ मर्डर हुआ ही नहीं है। और तुम क्या कहोगी कि किस वजह से हुआ है? कुछ रीजन भी तो होने चाहिए ना। तुम ऐसे कैसे अपने सर पे ले रही हो चीजें? तभी वो से कहती है, मैंने कहा तुम्हें तुम यहाँ से जाओ, और जाना है तो तुम यहाँ से भागो। तुम इस घर में थी ही नहीं, तुम्हें कोई जानता नहीं था, यहाँ कोई मेड नहीं है। शाम के टाइम पे तुम यहाँ से निकल गई थी। चीज़ें मैं सब कुछ यही बता दूंगी। और मैं सीसीटीवी कैमरा को भी वो, मतलब ऐसे जो होता है कि सीसीटीवी कैमरा मतलब उस समय 2 दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरा वर्क करना बंद कर देते हैं, तो उसने वो सर्विसेज के लिए भी डाले रहते हैं। तो उस हिसाब से वो बोलती है कि सीसीटीवी कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ। कोई को पता नहीं चलेगा, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। तुम यहाँ कभी थी नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वो जो बोलती है कि नहीं, अब तुम मेरी बात को समझो। दिस इज नॉट वर्दी एट ऑल। मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मेरी बात को समझो। तो उसे बोलती है, समझने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, और मैं तुम्हें इस चीज़ों पे नहीं फंसाना चाहती। आई नो हाउ माई डैड। तुम शायद मुझे नहीं भी बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। तो तुम मुझे बोलने की तुम्हें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ समझ जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चली जाओ। आई आई जस्ट आई वॉन्ट यू टू बी सेफ एंड प्लीज़। तुमने मुझसे प्यार किया है ना, यू लव मी ना, सो व्हेन यू लव मी, सो प्लीज़ इट्स माई काइंडली रिक्वेस्ट कि तुम प्यार को समझो, और प्लीज़ इस बात के लिए एग्री हो जाओ। और ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए उसे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देती है। फ्लोरा देखती रहती है, तभी हैसल कहती, गो राइट नाउ, गो। और यहाँ पर फ्लोरा चुपचाप भागते हुए वहाँ से पीछे होकर चली जाती है। हालात कुछ इस तरीके से बिगड़ जाते हैं थोड़ी देर में। वहीं पर जो हमारी हैसल रहती है वो फ़ोन करती है, पुलिस को बुलाती है, और अपने आप को सरेंडर करती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसको पूरे गिरफ्तार कर लेती है। पूरी सोशल मीडियाज वगैरह सब आ जाते हैं, और इस तरीके से बवाल मच चुका रहता है। यहाँ पर थोड़ी देर में फ्लोरा का फ़ोन आता है। फ्लोरा के पास फ़ोन आता है हमारी इसका क्या बोलते हैं, सौम्या का। तो जो फ़ोन रहता है जाते टाइम, वो उसे बोलती है अपनी चीज़ों को यहाँ से लेते हुए जाना, कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो वहाँ पे जो फ़ोन भी टूटा हुआ रहता है वो उसे लेके जाती है, और वहाँ पर एक नया फ़ोन उसे घर पे रखा रहता है स्पेयर में। उस पर जैसी सिम लगाती है और उसे कॉल करती है, तो यहाँ पे सौम्या कहती है कि क्या हुआ। तो वो सौम्या को सारी सिचुएशन बताती है। तभी सौम्या कहती है कि तुम्हें यहाँ से अभी के अभी निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सौम्या के कहने पर बोलती है कि तुम अभी के अभी निकलो। और निकलने के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर अपनी सारे कपड़े जो रहती है वो फ्लोरा अपने पैक कर लेती है, और यहाँ से अपने जो उस फ्लैट को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब पुलिस वहाँ पर उसको पकड़ के लेकर आता है हैसल से, वो 100 बार क्वेश्चन करता है कि तुमने क्यों मर्डर किया, तुमने क्यों मर्डर किया। और यहाँ पे जो हैसल रहती है उसको समझ में नहीं आता है कि रीज़न भी दूँ तो क्या वैलिड रीज़न दूँ, हालांकि मैंने तो मारा भी नहीं है, तो मैं क्या दूँ। तो वो चुप रह के बोलती है कि मैंने जो गलती करी है उसके लिए मैं एग्री करती हूँ, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, बस फांसी की सज़ा होगी, मुझे वो भी कबूल है। और वो अपने एक चुप्पी बनाए रखती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। कंटिन्यूसली यहाँ पर सब उसको ट्रोल कर रहे रहते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं कि तुम बोलो बोलो बोलो, पर बकायदा एक आंसू नहीं निकलते हैं।
जेल में वहाँ जाने के बाद जो वहाँ पर मिलने के लिए उससे शायरा आती है। जब शायरा को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो शायरा बोलती है कि हुआ क्या था। तो शायरा को भी वो सच नहीं बताती, तभी वो उसे बोलती है मुझे सच जानना है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, फ्लोरा कहाँ पर है। तो उसे बोलती है फ्लोरा का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है ना शायरा। तो उसे बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को कवर अप करने के लिए नहीं बुलाई हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कहाँ पर है। तो उसे बोलती है मुझे नहीं पता। शायरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो भले अपने डैड से कितनी भी नफ़रत करती हो, कितना भी उसको नफ़रत है अपने डैड से, पर इस नफ़रत में वो कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती है जिस काम के लिए वो उसको जाना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हैसल थी, उसका एक सिंपल सा मोटो था कि हैसल को अपनी चीज़ें मतलब लाइक अपनी लाइफ अपनी चीज़ें अलग बनानी थी। वो बचपन से यहाँ पे ये सोचती थी, तो वो भला अपनी लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय करेगी एक ऐसे इंसान के साथ लाइफ में आकर, और वो क्यों डिस्ट्रॉय करेगी। तो वो यहाँ पर यही सोचने लगती है कि वो क्यों करेगी। शायरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक होती है। अब शायरा के दिमाग में यही चीज़ चल रही रहती है कि यहाँ पर जो उसकी हैसल है वो उससे कुछ छुपा रही है, और वो सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो बहुत देर तक शांति से बैठी रहती है और उसके दिमाग में यही चीज़ चलती है। तभी वहाँ से उसको एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसी एजेंट का रहता है जिस एजेंट को वो वहाँ पे जानती थी। वो एजेंट उसे बुलाता है जिसको उसने इस काम के लिए भेजा था। एजेंट बोलो, डिटेक्टिव बोलो, या कुछ भी बोलो जो रहता है। वो उसे वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप पे बुलाता है, और कॉफ़ी शॉप पे बुलाने के बाद कुछ चीज़ों के उसके हाथ में एक कुछ टिकट्स देता है और कुछ चीज़ें देखता है, और पूरा बकायदा उसे सब कुछ सुना रहता है। शायरा जैसे जैसे ये सुनती जाती है, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसकती जाती है, और वो सोचने लगती है क्या सच्ची में ये सब हुआ है। और वो यकीन ही नहीं कर पा रही रहती है। पर फिर वो उससे पूछती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये कहते हैं कि ये सब मैंने अपना दिमाग लगा के ये सब चीज़ें की हैं। अगर ये चीज़ों का एक्चुअली में कोई प्रूफ नहीं है, और इफ़ देयर इज़ नॉट एनी प्रूफ, सो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर चुप मुँह से वो ये सारी चीज़ें सुनती है, और सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो पूरे टाइम रो रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता, उसके साथ बहुत गंदे तरीके से ट्रीटमेंट होता है। आप बताओ, जब आप किसी का मर्डर करोगे और जाहिर सी बात है आप जेल में जाओगे, तो कोई आपकी आरती तो नहीं उतारेगा ना, सब प्यार से तो बात नहीं करेंगे। तो वहाँ पर उसके साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव हो रहा रहता है। एवरीवन वाज सो रूडली टू हिम, और उसको इतने गंदे तरीके से सुना रहे रहते, उसको चार बातें सुनाते, उसके साथ बहुत बहुत गंदा बिहेव कर रहे रहते हैं। एंड उसका जो बिहेविंग जो उसके साथ लोग रहते हैं, वो उसको बहुत कुछ सुना रहे रहते हैं कि अपने बाप को मार दिया है तूने, तेरी बाप का ऐसा था, तेरा भाई को हो गया, अब तेरा बाप को मार दिया तूने, किस वजह से मारा तूने। और उस कस्टडी में होते हुए वो उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके ऊपर टेबल सामने से इतनी जम जम के मारा जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डराया जाता है, उसे थ्रेटन किया जाता है। पर फिर भी हैसल कुछ भी नहीं बोलती है, और हैसल कुछ नहीं बोलते। तभी वहाँ से शायरा ने एक शायरा जो थी वो हैसल की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने वहाँ पर एडवोकेट भेजा रहता है। तो एडवोकेट आता है, तो एडवोकेट्स के सामने वो बैठी रहती है। तभी उसे बोलते हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपने डैड का क्यों क्यों कत्ल किया, क्या एक रीज़न था, वो सब आप मुझे नहीं बताओगे। आई कांट हेल्प यू, प्लीज़ टेल मी। लेकिन हैज़ल एक शब्द भी वो एडवोकेट के सामने भी नहीं बोलती है, और वहीं पर वो चुपचाप बैठी रहती। खाने को दिया जाता है तो खाने को भी नहीं दिया रहता है। वो सिर्फ एक चीज़ अपने एडवोकेट को कहती है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी कोई नहीं है उनको देखने के लिए, मेरी भाभी खुद एक अलग ही लेवल पे है, मेरा नेफ्यू है, सो प्लीज़ प्लीज़ हैंडल दैम वेरी केयरफुली। अगर आप बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो सिर्फ
ये चीज़ कर लो। और यहाँ पर ये सब चीज़ें सुनकर एडवोकेट बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब चीज़ें कर दूंगा। एडवोकेट यहाँ से जाता है, शायरा से मिलता है और शायरा को बताता है सारी सिचुएशन। और वो कहता है कि आपकी फ्रेंड का केस मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड का केस जीतने की कुछ बात ही नहीं है, कोई जीतने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन क्या थी, कुछ थी, वो बता ही नहीं रही हैं। और सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि उनके फैमिली का ध्यान रखिए। सो आप खुद सोचिए कि मैं किस तरीके से मदद कर पाऊंगा अगर आप ही लोग मुझे नहीं बताएंगे। तभी वो से बोलती है कि ठीक है, मैं खुद मिलूंगी। शायरा बोलती कि मैं खुद मिलूंगी हैजल से। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से एडवोकेट भी चला जाता है, और यहाँ से शायरा जो रहती है एक बहुत एडवोकेट से बोलती है कि मुझे स्पेशल परमिशन लो कि मुझे उससे 10 मिनट बात करने का भी मौका मिले, प्लीज़ स्पेशल परमिशन लो। और उसको बेल भी नहीं मिल सकती है। तो वहाँ पर एडवोकेट कहता है कि बेल उस चीज़ की मिलती है ना कि मैम, जिसके लिए हमारे पास कोई सबूत हो, लेकिन आपकी फ्रेंड एक शब्द बोल ही नहीं रही है, तो सबूत तो दूर की बात है कि मैं किस बेस पे लड़ूं, मैं किस बेस पे अपनी चीज़ें बनाऊं। अगर आप मुझे ये चीज़ें बताओगे नहीं तो मैं कैसे करूँगा। और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो आप करिए। तो कहती है ठीक है, पर क्या स्पेशल परमिशन मिल सकती है क्या कि मैं उससे कुछ देर बात कर सकूं? तो कहता है वैसे तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आप कह रही हैं तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे सिर्फ कुछ घंटों का दीजिए और आप कल मिल सकेंगे। आज तो पॉसिबल नहीं है। मैं यही चीज़ को गवर्नमेंट को दूंगा, उसका पूरी चीज़ें करूँगा, एज पॉसिबल, एज फास्ट मैं करूँगा। आपको बताता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा समझिए। वो उसे बोलती है कि ठीक है, आपसे जो हो सकता है वो करो। तो यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है, अब बहुत ज़्यादा वरिड रहती है, और इसी ड्यूरेशन में वो फ़ोन उठाती है, कि आप फ़ोन लगाती है वो सौम्या को, लेकिन सौम्या का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। और सौम्या के फ़ोन का मतलब जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट रहता है वो भी डिलीटेड रहता है, और वो उसे कांटेक्ट करना चाहती तो नहीं। यहाँ पर शायरा अ, यहाँ पे शायरा समझ जाती है कि मतलब ये सब का सब प्लान कुछ पहले से ही था, और ये सब प्री प्लान था, और इसमें इसमें फंसाया गया है, तो हैसल को फंसा दिया गया है। और अब उसको इतना गुस्सा आ रहा रहता है, उसका गुस्सा, रोना, चिढ़ सब एक साथ निकलती है। जैसे बोलते हैं ना कि दिल एकदम से टूट सा जाता है, और उस टूटे दिल के बारे में क्या बताएं। एक तरफ गुस्सा भी आता है, एक तरफ प्यार भी आता है, एक तरफ रोना भी आता है, एक तरफ तड़प भी रहती है कि जब आपको ये पता चले कि आप जिससे सबसे ज़्यादा बेहद प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ एक अपने मकसद या अपने एक मंजिल के लिए सिर्फ आपके पास था। तो ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर परमिशंस मिल जाती है, और नेक्स्ट डे वो यहाँ से जाती है और जाकर मिलती है बाकायदा मतलब हैसल से। हैसल से मिलने के बाद वो उसे यही कहती है कि हैसल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें ट्रैप किया गया है, तुम्हें फंसाया गया है। हैजल उसकी तरफ एक तरफ देखे जा रही थी और कहती है किसने? तो कहती है फ्लोरा ने। फ्लोरा, सौम्या, ये सब मिले हुए थे। फ्लोरा, सौम्या, इथेन, ये सब के सब यहाँ पर एक मकसद के लिए आए थे। ये जो एक्सीडेंट हुए, रोनित रॉय मरा, ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं था, ये एक्चुअली प्री प्लान था। यहाँ पर जो तुम्हारे भाई मारा गया है वो सच बात है। डॉनसाई चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि उसने नहीं मारा है और ये चीज़ रियल है। तो उसे कहती है बट कैसे, क्या रियल है, तुम क्या बोल रही, समझ में नहीं आता। तब उसे कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बाहर जो बंदा निकला था और उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी, तुम्हारे भाई और उसके बीच में, ये हाथापाई बिल्कुल सही हाथापाई हुई थी। लेकिन उसके बाद वो दोनों कार में बैठे थे और बीच रास्ते में सच्ची में डॉनसाई को उतार दिया था। लेकिन जब कार आगे बढ़ी एक सिग्नल के वहाँ पर, तो वो बीच में उतरे थे, लेकिन एक सिग्नल से पहले पहले जब आप वो सिग्नल देखोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको डॉनसाई बैठा हुआ दिखेगा। तो वो डॉनसाई नहीं रहता है, वो इथेन था जिसने डॉनसाई का पूरा गेटअप किया था, और उसने उसकी जैकेट्स वगैरह सब कुछ उसके हिसाब से पहनी, उसका जैकेट्स वो सब उसके हिसाब से ड्रेसअप
किया और थोड़ी सी चीज़ें उसकी तरह चला। वो वहाँ पर बैठा था इथेन, और इथेन उस गाड़ी को लेकर गया। फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और इथेन ने ही तुम्हारे भाई को मारा है, और जानबूझ के उसने वो चीज़ें साफ वाफ कर दी, जैकेट्स वगैरह ये सब किया। और हाँ, टॉन्साई जब वहाँ पे बाहर निकला था तो वो बिल्कुल उसी लोकेशन पे निकला था जिस लोकेशन पे सौम्या थी। सौम्या वहाँ से बाथरूम से ये बोलकर गई कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम के बाहर से एक बैक डोर था, एक बैक रास्ता था जहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरास कोई भी कुछ नहीं लगे थे। वो वहाँ से गई और उसने सच्ची में वहाँ से जो मारा डॉनसाई की को इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिसकी वजह से गिरी, और वो उसे किडनैप करवाई। उसने वहाँ पे कुछ गुंडों को हायर किया था, उस गुंडे से वहाँ से उनको किडनैप किया, उसे मरीन लाइंस पे भेज दिया और उसकी जैकेट्स वगैरह सब ले ली, उसके हाथ के कुछ मार्क्स ले लिए, उसका डीएनए ले लिया, ताकि वो पूरे तरीके से ये सब करे। और जो इथेन था वो उधर से मारकर थोड़ी थोड़ी कुछ 2 घंटे की फ्लाइट से वो यहाँ से चला गया। और इथेन को हम पकड़ इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि इथेन आज से फ्राइडे को ही शाम की वो फ्लाइट से एज अ इथेन अपना यहाँ से बोर्डिंग पास लेके चला गया था यूएसए की तरफ। लेकिन वो वहाँ से एक दूसरा पर्सन आया जिसका नाम जितेंद्र साहू था। वो जितेंद्र साहू बनकर आया और फिर वो जितेंद्र साहू बनकर यहाँ से चला गया। तो इथेन का आने और जाने का कुछ भी नहीं है। इस तरीके से वो पूरी ट्रैपिंग थी। और हाँ, सौम्या को उसने स्क्रैच करे थे, लेकिन सौम्या ने वहाँ पर मेकअप और वो जो आर्टिफिशियल स्किन वगैरह लगाते हैं उससे उसने अपनी पूरी कवर अप किया था कि उसको मार्क्स नहीं लगे। तो यहाँ डॉनसाई गलत नहीं कह रहा, और ये सब एक रियलिटी है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सौम्या, जैसी तुम्हारा हर्षित राणा मरा, मतलब तुम्हारा भाई मरा, उसके बाद वो सबसे पहले जो गायब हुई वही हुई सबसे पहले गायब। और उसके बाद अभी सौम्या के जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारे डैड को जानबूझकर मारकर फ्लोरा भी गायब हो गई और तुम्हें ये सब चीज़ों के लिए फंसा दिया। ये बोथ गर्ल्स प्लेड विथ मी, और ये किसी एक मकसद से आई थी और ये सच्चे में किया है। तभी यहाँ पे हैसल सुनते हुए कहती है कि उनका मकसद क्या था। तो कहती है मुझे नहीं पता क्यों किया है, बट मुझे पता है कि ये उसी ने किया है, वो सब किया है, और हमारे पास कुछ सबूत नहीं है जो ये प्रूफ कर सके। बट तुम्हें इस खून पे उसने फंसा कर तुम्हें चली गई है। ये बात सुनने के बाद हैसल थोड़ी सी टूट सी जाती है और वहाँ पर बिखर सी जाती है, और उसके बिखरते हुए यहाँ पे शायरा भी चली जाती है। और वो कहती है कि अगर अब तुम कुछ भी बोलोगी फ्लोरा ने ये सब किया, तो वहाँ कोई भी सबूत नहीं था कि ये जो बता सके कि फ्लोरा वहाँ पर थी। अब क्या करें। तो वो चुप रहती है, अपने आंसुओं को रोती है और कहती है मेरी मॉम और मेरी भाभी और मेरे नेफ्यू का ध्यान रखना। जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। हैसल ये बात दर्द के मारे वो अपने वहाँ पर जाती है और बहुत ज़्यादा तड़प रही रहती है। और यहाँ पे जब हैसल ये सुनती है वो काफ़ी टूट जाती है। वो जेल के एक कोने में बैठी रहती है और वो याद करती है कि किस तरीके से फ्लोरा ने उसे कुछ बोला था। और वो जब उसे याद करती है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और वो जब चीज़ें याद करती है तो वो एक उसके दिमाग में गाना बजता है जो फ्लोरा हमेशा से उसके लिए गाती थी, और हमेशा से बोलती थी कि यू जस्ट बेबी, मैं यहीं पर हूँ। और वो ये जब गाना गाती है तो उसके दिमाग में आता है कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो न मिलूं तो सजा देना। और ये जब गाना होता है
तब यहाँ पर आंसू जो रहते हैं हैसल के वो इतने गिर रहे रहते हैं, उसकी आंखों में इतनी तड़प रहती है। और तब उसे एक लाइन्स याद आती है जो वो धीरे धीरे गुनगुनाती है, और गुनगुनाते हुए वो फ्लोरा के लिए ये लाइन गाती है और कहती है कि शायद तुम ये चीज़ कभी समझ सको तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी। और लाइन होती है, अगर मनाओगे तो मान जाऊंगी, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी। हर सफर में साथ मैं यूं ही निभाऊंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों को अपनी उठा लेना, फिर से पलकों को अपनी उठा लेना। साफ दिखूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना दिखूं तो बता देना, कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। और ये गाना गाते हुए हैसल भी रोते हुए गाती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी, और पूरे जेल में वो इसी तरीके से तड़पते हुए रो रही रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।